जय हिंद साथियों, आज तारीख है 12 जनवरी 2024, दिन है शुक्रवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो उससे पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। आज हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम अपने गुरुजी भी मानते हैं, ठीक है ना। इनका जयंती है, ठीक है। इन्हीं के जयंती के शुभ अवसर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। तो वही आज उसी के शुभ अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो चलिए इसी से आज का दिन का शुरुआत इसी से करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छे स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे शब्द बोले थे, और उन बहुत सारे शब्दों में से एक शब्द आपके सामने हम आपको बताना चाहेंगे। एक आदमी 1 रुपया के बिना गरीब नहीं होता है, लेकिन एक आदमी सपने और महत्वाकांक्षा के बिना वास्तव में गरीब होता है। तो आदमी को सपना देखना चाहिए और महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनना चाहिए। अगर जो इंसान महत्वाकांक्षी बन जाता है, ठीक है, अपने सपने के पीछे दौड़ता है, तो उससे उसको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। तो रुपया कोई मैटर नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद का जयंती है आज, ठीक है ना। बहुत कम ही उम्र में जो है निधन हो गए थे, मतलब स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी के जयंती के उपलक्ष्य पे कुछ चीजों को स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। 1 लाख से कम आबादी की जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर के रूप में किसे क्या किया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कल देखिए, कल जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का जो पुरस्कृत किया गया है, मतलब आदमी को जो है सम्मान दिया गया है। बहुत सारे शहर है इसमें से, ठीक है ना, जिसमें 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से कम है, फिर आपका राजधानी है, बहुत सारा है। तो इन सब चीज को बिल्कुल भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, कातिल यक्षगान क्या बोलता है, कातिल यक्षगान मेला का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। ये थोड़ा सा विवाद में था आपका, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों के श्रेणी में प्रथम राज्य किसे चुना गया है। बोलता है कि प्रथम राज्य कौन है, ठीक है। 1 लाख से कम आबादी वाला उपभोग बोले थे, ठीक है। अगला है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से प्रत्येक पेपर में आपका कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना है, नहीं रहने का कोई सवाल नहीं। इसी वजह से विशेष करके इस पे हम आप पे ध्यान दिए हैं कि आपका ये क्वेश्चन छूटे नहीं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया, ये तो आपको बोल ही दिए हैं, ठीक है। गंगा किनारे बसे शहरों में किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो गंगा किनारे जो शहर है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है, उसको भी पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार किसने जीता है, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक कितने जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था का भरोसा जताया है, ठीक है। तो ये आपका किया था, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन चल रहा है, वहीं पे बहुत बड़ी बात कही है इनने, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि हम लोग विकसित होने वाले हैं और एक अच्छा खासा जीडीपी की बात हुआ है। 37वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। आज ही उसका उद्घाटन होने ही वाला है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, तो बिल्कुल भी इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पिछले 1 लाख साल में सबसे ज्यादा गर्म साल किस साल को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। पिछले 1 साल में सबसे अधिक गर्म साल हो गया है, समझ जाइए क्या होने वाला है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कितना सा रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका कल ही हेलने पासपोर्ट रैंक जो है जारी किया गया है, और इसमें भारत को स्थान दिया गया है। इस बार 6 ऐसे देश बने हैं जो प्रथम स्थान पर बने हैं, ठीक है। चलते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन है आपका, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, अच्छा से बात करेंगे और आराम से सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए पहले ये जानिए, समझते चलिए, बूझते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 लाख से कम आबादी की जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले ये समझिएगा। ये कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में, और ऊपर से 1 लाख से कम, ठीक है। और ये है आपका कटरा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है ना, माता वैष्णो देवी का मंदिर, वही वाला ये एरिया है, कटरा पड़ता है, ठीक है। इसी को दिया गया है 1 लाख से कम की श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीज हम बता देते हैं, उसको बिल्कुल भी समझ लीजिएगा। एक देखिए, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार सबसे पहले क्या कहिएगा, ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपका पुरस्कार होता है,
ये आपका इस बार जो दिया गया है ये आपका कैमा संस्करण है, तो क्या कहिएगा, ये 8वां संस्करण है। 8वां संस्करण है। कब से दिया जाता है, तो 2016 से दिया जाता है। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो क्या कहिएगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री की तरफ ये काम करता है। ठीक है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ये बात मेरे हिसाब से समझ गए। इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। क्या कहिएगा, हरदीप सिंह पुरी। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी वजह से पहले आपको ये सब सारा चीज हम बता देते हैं। हरदीप सिंह पुरी इसके क्या है, मंत्री हैं। ठीक है, इसका इस बार इस सम्मेलन का आयोजन आपका दिल्ली में भारत मंडपम में किया जा रहा था। ठीक है, भारत मंडपम बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे G20 भी हुआ था। और इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, मतलब पुरस्कार दे कौन रहा था, तो हम लोग के राष्ट्रपति दे रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जी ये पुरस्कार दे रहे थे। समझ गए बात। अब देखिए, इसमें कुछ श्रेणी होता है। श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्या कहिएगा, 1 लाख से अधिक होगा। ठीक है, 1 लाख से कम होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी स्टेट है, स्टेट के अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश होगा, उसमें राजधानी होगा, राज होगा, है कि नहीं है। गंगा शहर में जो बसा हुआ शहर है वो सारा होगा। तो ये सारे श्रेणी में टोटल पुरस्कार दिया जाता है और 2016 से दिया जाता है। हम लोग इसको बिल्कुल भी जानेंगे। आपके प्रत्येक परीक्षा में कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आप पीसीएस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी का एग्जाम उठा के लीजिए, दरोगा, यहाँ से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार हमेशा पूछता है। इसी वजह से बिल्कुल भी ध्यान देके बात को, जितना भी बात बोले हैं बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये 8वां संस्करण था। ठीक है, कल ही सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा सारे को। तो हम क्या, पहला क्वेश्चन मेरा था क्या, 1 लाख से कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कटरा को। कटरा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वही वाले एरिया को, वह जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है अपना, कटरा शहर है। और उसी शहर में जो 1 लाख से कम आबादी वाला है उसी को दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से जितना भी बात था यहाँ पे सब समझ गए हैं। ठीक है, और इस बार जो है 2023 का जो है स्वच्छ रिपोर्ट, जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो दिया गया है, इस बार का थीम क्या था, वेस्ट टू हेल्थ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, वेस्ट टू हेल्थ। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल भी ये को याद रखेगा। इस बार का थीम वेस्ट टू हेल्थ, इस बार का थीम था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अभी सब कुछ बात करेंगे। ठीक है ना, इसको पहले छोड़ दीजिए, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए ये राज्यों की श्रेणी में कह रहे हैं। ठीक है, टोटल राज्य कितना है हम लोग का, 28 राज्य है। क्या कहिएगा, 28 राज्य है ना, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम लोग यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, कितना है। तो इन 28 राज्यों में जो सर्वश्रेष्ठ क्या बोलता है, प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में, ठीक है, राज्य की श्रेणी में प्रथम कौन है। ठीक है, तो इस बार प्रथम जो है ना राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र आ गया है। क्या कहिएगा, महाराष्ट्र। पिछले बार कौन था, मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश को उलाट करके आपका इस बार महाराष्ट्र आगे चला गया है। इसी वजह से ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी आप क्या कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिए। मध्य प्रदेश हमेशा से रहता था, इस बार मध्य प्रदेश सेकंड नंबर में आ गया है और फर्स्ट नंबर में आपका महाराष्ट्र चला गया है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, अभी आगे क्वेश्चन आता है तो आपको बताता है। तो पहले नंबर में कौन हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश हो जाएंगे, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये आपको क्रम याद होना चाहिए। पहला नंबर में महाराष्ट्र, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़। और किस में कहिएगा, शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में आपका महाराष्ट्र नंबर 1 है। ठीक है, चलिए आगे मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो न्यूज में चर्चा में बना हुआ रहता है आपका यही बना हुआ रहता है कि इंदौर जीता, इंदौर जीता। हम लोग सुनते हैं ना कि सब स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का पुरस्कार किसने जीता, तो क्या कहते हैं, इंदौर जीता। तो इंदौर किस में जीता, 1 लाख से अधिक आबादी वाला। क्या कहिएगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो श्रेणी होता है उस श्रेणी में आपका इंदौर और सूरत इस बार संयुक्त रूप से दोनों को मिला है। ठीक है, क्या कहिएगा, ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, इंदौर और सूरत को 1 लाख से अधिक शहरों की श्रेणी में क्या है, सबसे स्वच्छ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको, इंदौर को और सूरत को। और इंदौर इस बार पहली, ये कितना बार लगातार 7वीं बार जो है ये उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, लगातार कितना कहिएगा, 7वीं बार है ये, 7वीं बार। ठीक है ना, इंदौर, समझ रहे हैं। अब यहीं पे अगर देखिए कितना कंफ्यूजन वाला बात है, अगर यहीं पे कहेगा कि सब मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में मतलब प्रथम श्रेणी में मतलब जो राज्य है वो कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मगर यही कहेगा कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में
कौन हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, इंदौर और सूरत हो जाएगा। और यही इंदौर को समझ करके आदमी मध्य प्रदेश लगा देता कि मध्य प्रदेश तो था नहीं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला अगर शहर कहेगा तो वो आपका 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आपका ए और बी यानी डी नंबर आंसर। ठीक है, 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम में इंदौर लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी समझ गए होइएगा। अब समझ गए, राज्य भी समझ गए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला भी समझ गए, 1 लाख से कम केंद्र शासित प्रदेश वाला भी समझ गए, जो कटरा था आपका जम्मू कश्मीर में। और आगे क्वेश्चन है, इसको भी समझ जाइए। अगला क्वेश्चन है, गंगा किनारे बसे शहरों में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है। तो आप गंगा किनारे में आइए, क्योंकि गंगा नदी के किनारे अच्छा खासा शहर बसता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा शहर से ऐसे होकर के गंगा नदी अपना जो आता है, तो इसमें आपका ये जो पुरस्कार दिया गया है वाराणसी को जीता है। किसने जीता है, क्या कहिएगा, वाराणसी। दूसरा नंबर में आपका प्रयागराज है, ठीक है, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो गंगा नदी के शहर में, गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में स्वच्छ श्रेणी में सबसे आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2000 क्या मिला है, तो क्या कहिएगा, 2023 वाराणसी को मिला है फर्स्ट नंबर में। और सेकंड नंबर में कौन सा हो जाएगा आपका, प्रयागराज। समझ गया बात। गंगा नदी के किनारे बसा शहर में सब जो सब सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में मिला है, किसको मिला है, वाराणसी में मिला है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ श्रेणी पुरस्कारों में स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार किसे दिया गया, क्या कहिएगा, राजधानी। ठीक है, अभी क्या था वो, गंगा नदी के किनारे आपका कौन सा हो गया, वाराणसी हो गया। 1 लाख से अधिक जो है आपका कौन सा हो गया, 1 लाख से अधिक वाला आपका 2 हो गया, क्या कहिएगा, वो इंदौर और सूरत। ठीक है, और तीसरे नंबर में आपका नवी मुंबई आता है, वो हम आपको बताना भूल गए, नवी मुंबई तीसरे नंबर में है। ठीक है, जो मुंबई का है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार, क्या कहिएगा, राजधानी का पुरस्कार आपको भोपाल जीता है। ये फिर कौन हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, भोपाल है। तो भोपाल को क्या कहिएगा, स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार दिया गया है। कौन है, भोपाल है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। बिल्कुल भी मेरे हिसाब से हम सारा चीज क्लियर कर दिए। थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ये क्या है, 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण था जो बोल चुके हैं। इस बार टोटल कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो क्या कहिएगा, 4447। क्या कहिएगा, 4447। और जब 2016 में शुरू किया गया था ना, तो उस टाइम बहुत कम था, 73 या 74 शहर था। और बाकी बचा अभी कितना है, कहेगा कि कितना शहर को शामिल किया गया है, तो क्या कहिएगा, 4447 शहरों को शामिल किया गया है। इसे क्या कहिएगा, इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के क्या कहिएगा, सासवड को 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर का स्वच्छतम जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है आपका कौन, सूरत निकल के आया और इंदौर निकल के आया। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर केंद्र शासित प्रदेश में आपका कौन, कटरा निकल के आया। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र निकल के आया, राजधानी पूछेगा तो आपको कौन, भोपाल निकल के आया। फिर गंगा नदी के किनारे में बसा होगा तो निकल के आया कौन, तो आपका निकल के आया वाराणसी। अब यहीं पे कहेगा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, मतलब केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ राज्य में कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई का जो है ना एक जगह है, कौन है, सासवड है। ठीक है ना, तो उसी को मिला है। ठीक है, शहरों में स्वच्छ का पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरे नंबर में, और महाराष्ट्र के लोनावाला को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल भी समझ जाइएगा, 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 3 को याद रखना है। पहले में इंदौर, उसके बाद सूरत, उसके बाद नवी मुंबई। ये आपका 3 हो गया, 1 लाख से अधिक। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का में हो जाएगा, तो पहले में कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र के सासवड हो जाएगा। दूसरे नंबर में कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का पाटन। और तीसरे में महाराष्ट्र के लोनावाला। 1 लाख से कम, और 1 लाख से कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश में आपका हो जाएगा कटरा। क्यों इतना मेहनत से आपको हम बता रहे हैं, भैया फंस जाइएगा, हम खुद फंस चुके हैं। ठीक है, और जब ये क्वेश्चन मार रहे थे, फाइनली जान रहे थे, तब भी गलत हो गया था। ठीक है, इसी वजह से इतना क्लियरिटी के साथ बता रहे, क्योंकि फंसाने के लिए पूछ दिया कि ये है, मतलब ऐसे ऐसे करके पूछ दिया ना, वहां समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सारा चीज हम आपको क्लियर कर दिए हैं, अब यहाँ पे कुछ भी छूटा नहीं है। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक कितना जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था का भरोसा जताया है। वित्त मंत्री हम लोग का कौन है, निर्मला सीतारमण है। और ये अपना कल जो है अपना व्याख्यान दे रही थी, अपना जो है स्पीच दे रही थी, कहाँ पे, तो वाइब्रेंट वैश्विक ग्लोबल सम्मेलन हो रहा है आपका गुजरात में, है कि नहीं है। ठीक है, तो वहीं पे गई हुई थी और बोली है, और ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में भी बना हुआ है कि अपने भारत को 2000 क्या बोली है, वित्त वर्ष 2027-28 तक हम क्या करेंगे, क्या कहिएगा, तो 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कितना का, 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कब तक, 2027-28 तक, पहली बात। और दूसरी बात क्या बोली है कि देखिए हम लोग 2047 तक, जब हम लोग अपना आजादी का 100 साल मनाएंगे, 2047 तक क्या करेंगे, 30 ट्रिलियन डॉलर का
अर्थव्यवस्था हम लोग का हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। अभी क्या है, विकासशील है। ठीक है, तो कितना ये डॉलर के साथ बोला है, तो 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ बोला है कि हम लोग का 2047 में 30 ट्रिलियन का क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जिस हिसाब से अभी आपका जीडीपी में वृद्धि है, उसी हिसाब का अनुमान लगाते हुए ये डाटा आपका सामने निकल के आया है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, 2047 तक भारत कितना ट्रिलियन जीडीपी तक, मतलब कितना ट्रिलियन जीडीपी हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या हो जाएंगे, विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो क्या कहिएगा, 30 ट्रिलियन। ठीक है, और ये बात बोला किसने है, तो ये निर्मला सीतारमण जी बोली है। ठीक है, और ये हमेशा आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, उसके जो भी सम्मेलन होता है, जितने भी वित्त का जितना बड़ा बड़ा वित्त संस्था है, सब जगह जाती है। ठीक है ना, भारत का जो विकास दर है, उसी विकास दर के हिसाब से ये अनुमान लगाया गया है। और ये बात कल कहाँ बोले हैं, तो क्या कहिएगा, ये कहिएगा कि गुजरात में। ठीक है ना, समझ गए मेरे हिसाब से। अभी फाइनली भारत का क्या स्थिति है, तो कल विश्व में भारत का स्थिति अभी हम लोग 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था, और हम लोग का जीडीपी है कितना, तो हम लोग का जीडीपी अभी इतना ज्यादा नहीं है, लगभग देखिए अभी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 3.71 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग का अर्थव्यवस्था है। बोला था कि 2024 के शुरुआत में हम लोग 4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, मगर अभी हुए नहीं है। ठीक है ना, तो सर ये आप ये याद रखिएगा। ठीक है, 3.7 के करीब करीब हम लोग का ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था अभी है, और पूरे विश्व में 5वें नंबर में है। सबसे नंबर 1 में कौन है, तो अमेरिका है। अमेरिका के पास लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर का क्या है, 26 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर में आपका चाइना है, उसके पास 19 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था है। तीसरे नंबर में आपका जापान है, चौथे नंबर में जर्मनी है। तो जर्मनी और जापान को तो बहुत जल्दी हम लोग पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग का अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन के करीब करीब घूम रहा है। ठीक है, हम लोग 4 ट्रिलियन ऐसे पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं है, छोटा छोटा देश है, हम लोग का देश इतना बड़ा है ना। तो ये जो 4-5वां नंबर में है जर्मनी और आपका जापान, तो इसको बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, एक बार निकल गया। ठीक है, तो अभी हम लोग 5वें नंबर पे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यही है हम लोग का। अभी बजट भी सत्र शुरू होने वाला है। अब बोला है कि 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा, और निर्मला सीतारमण 1 तारीख को बजट पेश करेंगी, जो अंतरिम बजट होता है, फिर आपका बजट आएगा। चलिए आते हैं, तो फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था जो है 3.41, देखिए इसका 2 डाटा आपको यहाँ पे 7.1 कर लीजिए। सरकारी डाटा तो 4.1 ही कहता, मगर आईएमएफ जो है फाइनली 7.1 बोला है कि भारत का जो है अभी अर्थव्यवस्था इतना है, ट्रिलियन डॉलर है, और विश्व में 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में हम लोग अभी हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्लोबल गुजरात का जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में हम आपको कई दिन से बताते हैं, वाइब्रेंट 2047 का डॉक्यूमेंट जारी किया गुजरात सरकार ने, पहली बात है। दूसरी बात है, यूएई के जो है राष्ट्रपति आए थे नायान जी। ठीक है, उसको मुख्य अतिथि के रूप में रखा गया। तीसरी बात है, रोड शो हुआ है, बहुत सारे कंपनी जैसे अडानी हो, रिलायंस ग्रुप हो, आपका मारुति सुजुकी हो, लोग जितने भी हैं सबको ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का बात कहा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर पे, हम वो नंबर आपको पूछेगा भी नहीं, बस हम आपको बता दे रहे हैं 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो जारी किया गया है, कि कैसे कैसे सारा चीज आगे हम लोग का अर्थव्यवस्था होगा, और कैसे रोजगार की यहाँ पे बात किया जा रहा है। चल रहे आगे चलते हैं। तो अब आइए जो हमारे प्रेरणा स्रोत है उसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या है, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, क्या बोलता है, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए ये आयोजन आपका आज ही हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है भैया, तो मुंबई में हो रहा है। ये बात समझिएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के नासिक में आपका ये राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन आज का उद्घाटन किया जाएगा। और उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हम लोग के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। आपको बता देता है, मुंबई पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा सिटी नासिक आता है। ठीक है, ये बात समझ जाइएगा। और यही से यही नासिक से आपका गोदावरी निकलता है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, तो नासिक को याद रखने का आपको अच्छा फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है ना, तो मुंबई का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है आपका, क्या कहिएगा, गोदावरी नदी निकलता है। और ये पे इस बार राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन आपका किया जा रहा है। ठीक है, कैवा हो रहा है, 27वां हो रहा है, ये बात समझ गए। 2023 वाला कहाँ पे हुआ था, तो हुबली में हुआ था, और हुबली कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है, और हम लोग के जो है युवा मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, वो भी जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहाँ उद्घाटन किया जाएगा। और इस वर्ष का थीम क्या रखा गया है, विकसित भारत @ 2047 युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। ये बात समझ गए। इस वर्ष का थीम क्या रखिएगा, तो क्या कहिएगा, विकसित भारत @ 2047 युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। एकदम थीम को याद रखना है। ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम को याद रखना है। इस वर्ष का थीम क्या है, विकसित भारत @ 2047 युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। 12 जनवरी को युवा उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा करेंगे। 2037 यानी 27वां राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको दिया जाएगा, देखिए जैसे राष्ट्रीय युवा उत्सव होता है ना, इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है। तो पुरस्कार के लिए आंध्र प्रदेश के हैं बिसाती भारत,
इसके बारे में और एक बार बताए थे जब इसको चुना गया था, ठीक है। इसी को ये पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। समझ गया मेरी बात को? यहाँ तक जितना भी आयोजन से संबंधित चीजें हैं सारा चीज आपको क्लियर करता है। अब हम आते हैं अपने गुरुजी के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात जानिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी पहले ना स्वामी थे ना विवेकानंद थे, ठीक है। पहले ये बात आपको बता देते हैं, ठीक है। कहाँ लिख रहे हैं, पहले स्वामी जी ना स्वामी थे ना विवेकानंद थे, ठीक है। विवेकानंद थे, ये कुछ नहीं थे। ये पहले क्या थे? ये पहले थे आपका, क्या कहिएगा, ये पहले थे आपका नरेंद्र दत्त थे। क्या कहिएगा? नरेंद्र दत्त थे, नरेंद्र दत्त। यही ना गड़बड़ हो जाता है। क्या थे? ये नरेंद्र दत्त थे पहले, ठीक है। कलकत्ता में जन्मे। अब कब जन्मे थे? क्या कहिएगा? यही 12 जनवरी को, 12 जनवरी और क्या कहिएगा 1863 को, ठीक है ना। ये यहाँ पे कलकत्ता में। इसके फादर जो थे वकील थे, एक संपन्न परिवार से थे, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, ठीक है ना। खास के खेल वेल में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। तो इसी के जो जयंती होता है, इसी के जयंती के शुभ अवसर पर इसको याद करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग बढ़िया से जानेंगे, ठीक है ना, कि स्वामी विवेकानंद का क्या जीवनी रहा है, क्या क्या रहा है। तो 1863 में तो आपको हम बोल ही दिए हैं कि 1863 में जन्मे थे। कहाँ पे भैया? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलिए, अपना पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक जो है ना रामकृष्ण परमहंस जी, वहां पे आपका दक्षिण मतलब पश्चिम बंगाल में आपका एक जो है मंदिर है, बहुत काली माँ का मंदिर माना जाता है, ठीक है, बहुत विशेष है, ठीक है ना, दक्षिणेश्वर मंदिर। तो दक्षिणेश्वर मंदिर को बिल्कुल भी याद रखेगा। इसी मंदिर के पुजारी थे और यहीं पे रहते थे वो, ठीक है ना। तो उसका नाम आपका था क्या? तो क्या कीजिएगा? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस वही थे। तो स्वामी विवेकानंद जी जब वहां पे गए ना, तो पूछे उससे कि आप भगवान को देखें? तो बोला कि हाँ देखें। वो ये सवाल बहुत आदमी से पूछे थे, ठीक है। ये हम आपको ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, शॉर्टकट वही बता देते हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी जो पूछे तो वो बोले कि हाँ देखें। तो बोला जो आपको देख रहे हैं वही। तो इससे ना बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो अपना गुरु माने थे इसको, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माने थे और इसी के मार्गदर्शन पे जो भी आगे किए सब किए। तो 1985 के करीब करीब जो है उसको एक बीमारी कैंसर हो गया था, ठीक है। कैंसर की वजह से रामकृष्ण परमहंस जी का मृत्यु हो जाता है और 1986 में ये लोग 15 शिष्य मिल करके, जानते हैं, आपका चला जाता है वेलूर मठ में और वहीं पे जाके अपना जो है सारा काम शुरू करता है। और यहीं से आपका जो है आपका ये जो बताए थे आपका कौन? नरेंद्र दत्त यहीं से आपका विवेकानंद बन गए। क्या बन गए? विवेकानंद। विवेकपूर्ण जो है ये करना, यही है विवेकानंद के बारे में कहा जाता है। और विवेकानंद जी जब यहाँ पे 1986 में जब यहाँ से अपना पूरा सब कुछ त्याग दिया, और ये क्या है? मानव सेवा ही, क्योंकि इसके जो है गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, इसका एक ही उद्देश्य था, एक ही मंत्र होता था कि सबसे अगर ईश्वर का पूजा करना है, ईश्वर का आराधना करना है, तो मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है। मानव सेवा अगर दुनिया में कोई भी अगर धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ईश्वर को अगर पूजना है, ईश्वर का पूजा करना है, आराधना करना है, तो मानव का सेवा कीजिए। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है ईश्वर को पूजने का, ठीक है। ये स्वामी विवेक, ये रामकृष्ण परमहंस का ये प्रवचन था और इसी को फॉलो करते हुए आपके स्वामी विवेकानंद इन चीजों को आगे बढ़ाया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन का लास्ट में आपका कब रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना हुआ ना, जब वहां से आए, कहां से? अमेरिका से। अच्छा भी उधर लेके चलता है, ठीक है। तो क्या कहिएगा? मानव सेवा को सबसे क्या किया? सर्वश्रेष्ठ रखा। उसके लिए आश्रम खोला गया, लोग को हॉस्पिटल, ये वो बहुत जो भी जितना सेवा हो सके, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया। फिर क्या हो गया? आपका धर्म संसद का जो है आपका आयोजन हो रहा था। कब हो रहा था? आपको तो बोले, तब तक पूरे इंडिया में घूमे, अच्छा खासा से घूमे फिरे, बहुत सारे इसका कीर्ति भी सब कुछ बताता है। फिर धर्म सभा चल रहा था कहाँ पे भैया? अमेरिका में, अमेरिका के शिकागो में। तो 1893 में शिकागो गए। और शिकागो में जब गए, क्यों? देखिए आपको एक चीज बता देते हैं हम, यूरोप में यानी पश्चिम में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग पूर्वी देश है, पश्चिमी देश, यानी यूरोप में अगर हिंदू धर्म को कोई भी आदमी अगर प्रचार प्रसार किया, मतलब हिंदू धर्म को अगर जन्माया कोई, तो वो स्वामी विवेकानंद पे। कहाँ पे कहिएगा? पश्चिमी में, मतलब आपका यूरोप में कहिएगा, ठीक है, या पश्चिमी देशों में कहिएगा, जो भी कहे। अगर आपको कोई पूछे कि हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार या हिंदू धर्म से अवगत करवाया, किसने करवाया? तो ये स्वामी विवेकानंद ही करवाया था, ठीक है। क्योंकि 1893 में जब शिकागो में इनने यहाँ पे जब भाग लिए और पहले वहां पे जब भाषण दिए, तो लोग
इतना फैन फ्लोइंग हो गया कि क्या बताएं। और आपको बता देते हैं यहीं पे आपका जो है ना वेदांत सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में करता है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो 1893 वाला याद रखेगा कि शिकागो में धर्म संसद में गए थे और भाषण दिए थे। अच्छा खासा 2.5 साल तक यहाँ पे रहे थे, फिर लंदन भी उधर से आए थे, तो 2.5 साल बिल्कुल भी याद रखेगा। फिर भारत आए, भारत आने के बाद आपको 1997 में, सॉरी 1897 कर लीजिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ और इसी मिशन के तहत आपका अलग अलग मठ बनवाया गया, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग, अभी भी रामकृष्ण मिशन चलता है, ठीक है। तो मानव सेवा को ही सबसे बड़ा सेवा माना जाता है, ठीक है। मूल उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी का यही था कि मानव सेवा कीजिए, इससे बड़ा कुछ भी धर्म नहीं होता है। ये सबसे पहली बात ये जानिएगा, ये अद्वैत दर्शन के मानने वाले थे, क्या कहिएगा, अद्वैत दर्शन के मानने वाले थे, अद्वैत दर्शन के थे, ठीक है। और ये जो है ना अद्वैत दर्शन के मानने वाले थे और आपका वेदांत दर्शन को ही, मतलब वेदांत का ही शिक्षा को अपना मान्यता देते थे, ठीक है। तो अद्वैत दर्शन याद रखिएगा, वेदांत देखिएगा, इसका कुछ कीर्ति है, कुछ इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। तो कर्मयोग याद रखिएगा, क्या कहिएगा, कर्मयोग है, ठीक है। राजयोग है, क्या कहिएगा, राजयोग है। उसके बाद क्या है आपका भक्ति योग है, ठीक है, भक्ति योग है। उसके बाद शक्ति, हाँ शक्ति भी है, ठीक है, भक्ति योग है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एक आपका बहुत अच्छा बुक आता है, बहुत बार पूछता है, लिटरेचर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। तो कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है, अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड में पड़ता है ना, तो वहीं से वहीं तो बिल्कुल भी याद रखिएगा लिटरेचर, ये बिल्कुल बहुत बार पूछता है, ठीक है। लिटरेचर, लेक्चर ना लिटरेचर बोलते हैं, लेक्चर, ठीक है, लेक्चर्स, क्या कहिएगा, लेक्चर्स फ्रॉम, देखिए लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं, लेक्चर फ्रॉम, या क्या कीजिएगा, कोलंबो टू, क्या कहिएगा, कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद का बहुत, अगर कभी मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हम तो इससे इतना प्रभावित हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और प्रत्येक स्टूडेंट को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर पढ़िए, जरूर जानिए, ठीक है। तो इतना सारा चीज है, क्या कहिएगा, राजयोग है, कर्म योग है, शक्ति योग है, और क्या कहिएगा आपका ये लेक्चर की लिटरेचर, क्या कहिएगा, हाँ सही तो बोल रहे थे, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये एक बुक है, ठीक है। इस बुक को भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। फिर इसका मृत्यु कब हो जाता है, तो क्या कहिएगा, 4 जुलाई, ठीक है, 1902 को मृत्यु। क्योंकि देखिए स्वामी विवेकानंद अपना भविष्यवाणी खुद किए थे कि हम 40 साल से अधिक क्या करेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। 40 साल से अधिक हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो 4 जुलाई 1902 में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ज्यादा आपको लंबा नहीं लेते होंगे, बस जो भी थोड़ा सा चीज बताए हैं तो इसको याद रखिएगा। और कहाँ पे मृत्यु हो गया, तो बेलूर मठ में हो गया था, ठीक है। और क्या कहते, कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे जो है इसको वो किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये चीज, 4 जुलाई 1902, 1863, ठीक है। और कुछ बुक है, ठीक है ना। और ये अद्वैत दर्शन याद रखिएगा, ठीक है। वेदांत दर्शन पर ध्यान दिए थे, रामकृष्ण मिशन चलाए थे, ठीक है। रामकृष्ण सोसाइटी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी आपको ध्यान देके चलना है। तो यही 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव हो रहा है। इस बार का थीम याद रखिएगा, क्या कहिएगा, विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा। और 12 जनवरी का युवा उत्सव किसको दिया जाएगा, विसाती भारत को दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलते हैं आगे के बारे में। अब क्या है भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, पिछले 1 लाख साल में सबसे ज्यादा क्या कहता है गर्म साल किस साल को रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए एक आपका आता है ना कॉपरनिकस, देखिए C3S, यानी क्या होगा, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस होता है, ठीक है। इसका रिपोर्ट जारी करता है यूरोपियन यूनियन, देखते हैं ना, EU के द्वारा ही ये काम किया जाता है यूरोप में। इसके द्वारा अभी आपका डाटा जारी किया गया है। तो इसी ने कहा है कि 1 लाख तो नहीं, अब इससे भी ज्यादा मानिए, जब से धरती बना है कहा जाता है कि सबसे अधिक हॉटेस्ट ईयर माना गया है 2023 को। और क्यों माना गया है अभी आप जान लीजिएगा, यूरोप में बहुत ज्यादा बारिश होता है। अब बारिश ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, बारिश ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आपका धरती ज्यादा गर्म हो रहा है। अरे भैया धरती गर्म होगा तभी तो पानी आपका वाष्पन होगा, जब पानी वाष्पन होगा ऊपर उठेगा तो बारिश होना ही होना है, ठीक है। अब धरती गर्म क्यों होगा, ग्रीन हाउस गैस अधिक होगा तो धरती गर्म होगा, क्योंकि सूरज का जो भी किरण यहाँ पे ऊपर से आया नीचे आया और ये वापस जा नहीं पाता है। हमारे यहीं पे जो भी गैस है उसको सूरज के हीट को क्या करता है, पकड़ के रख लेता है, जिससे वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जा रहा है। अब वायुमंडल अब जब गर्म हो जा रहा है तो क्या होगा, वो गर्म कहाँ पे जाएगा, गर्म होकर के पानी ऊपर उठेगा तो क्या होगा, बारिश होना ही होना है। तो कहने का मतलब है कि औद्योगिक क्रांति से लेके अब तक, औद्योगिक क्रांति मतलब मान लीजिए 1846-47 माना जाता है, 1846 और 47 से लेके अब तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही भरने का आपका पेरिस समझौता में ये बात कहा गया। मगर सारा रिकॉर्ड सब फेल हो रहा है, जलवायु बहुत बुरी तरीके से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने का परिणाम ये है
कि बिना मौसम पानी, देखिए अभी अल नीनो का भी प्रभाव हमारे देश में आपको दिखेगा, 2023 से साइकिल शुरू हो गया है। अब देखिएगा हमारा इंडिया में भी आप देखिएगा इस बार बहुत ज्यादा गर्मी होगा, होना है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। और ये अल नीनो का प्रभाव कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल तक रहता है, ठीक है। तो अल नीनो का प्रभाव शुरू है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यूरोप का भी कहानी गड़बड़ है। अभी देखिएगा आपको फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में बहुत अधिक बारिश हो रहा है। वहां पे आप सोचिए ईफिल टावर जैसा जगह में अगर पानी का इतना, क्योंकि देखिए उधर का जो भी शहर यूरोप में बनाया गया ना, तो लोग बहुत प्लानिंग के साथ शहर बनाया, पूरा ड्रेनेज सिस्टम हम लोग के इंडिया की तरह नहीं है। और वहां पे रोड में पानी लगना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन लोग का सिस्टम बहुत हाईटेक होता है और वहां पे ये स्थिति आपका है, कहने का मतलब बहुत हालत गड़बड़ है। तो इसी के द्वारा आपका क्या बोल रहे हैं, आपको कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा एक अपना रिपोर्ट जारी किया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है 2023 का साल सबसे अधिक हॉटेस्ट रहा है, अब तक का सबसे अधिक हॉटेस्ट ईयर रहा है। और ये आपका जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है यहाँ पे ये बात आपका खबर छप रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल भी जानते चलना है। और क्या कहिएगा क्यों बढ़ रहा है, तो कह दीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वायुमंडल गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है, अरे नहीं बोलते हम लोग ग्रीन हाउस गैस, यार ग्रीन हाउस गैस का मतलब यह हुआ कि ऐसी गैस जो सूरज का जो रोशनी होता है ना, उसका जो किरण होता है, ठीक है, रे होता है, उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जिसमें से आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ बहुत सारे सीएफ सब जितना भी है, ये सब कौन सा गैस है, सब आपका कौन गैस, क्या कहिएगा, ग्रीन हाउस गैस। और वही गैस के द्वारा जो सूरज के किरण का जो हीट होता है उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद धीरे 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 वायुमंडल क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। अब वायुमंडल गर्म होगा तो आर्कटिक हो या अंटार्कटिक हो या जितने भी बड़े बड़े बर्फ का ग्लेशियर है सब क्या होगा, पिघलेगा। अब पिघलेगा तो वो पानी जो समुद्र जो सी लेवल है, तो सी लेवल उठेगा कि नहीं उठेगा, सी लेवल उठेगा। और सी लेवल उठेगा तो जितना भी छोटा छोटा मालदीव है, ऐसे तो मालदीव ऐसे भी गड़बड़ है, ऐसे भी वो डूबने वाला है। इंडोनेशिया है, जितना भी छोटा छोटा द्वीप है, मेडागास्कर है, ये सब करेगा, सब डूब जाएगा, देख लीजिएगा। सी लेवल बढ़ेगा, सब कहानी गड़बड़ होगा, पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2023 आपको समझते चलना है, समझ गए मेरी बात को। चलते हैं आगे हम चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कितना रैंक प्राप्त हुआ। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी किया गया है, आपका लंदन में ये संस्था है, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, पासपोर्ट की शक्ति को दर्शाता है कि आपका जो पासपोर्ट है, देश का जो पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट में कितना शक्ति है, ठीक है। और पासपोर्ट का शक्ति कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश का पासपोर्ट का जो पावर माना जाता है, तो उस देश में पब्लिक, दूसरा देश आपके जो देश का लोग है उस पर कितना विश्वास करता है, यहाँ का शासन प्रशासन छानबीन कैसे लोगों को आप पासपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट कैसे लोगों को दिया जाता है, सरकार पर विश्वास, यानी दूसरे देशों का भारत के सरकार पर विश्वास कि ये जो पासपोर्ट धारक जो भी लोग हैं बिल्कुल सही है, यहाँ का शासन प्रशासन लोग सब बढ़िया है, और उसी में पावरफुल कि बिना वीजा के आप मेरे देश में आइए। यही होता है मेन पासपोर्ट का कहानी, समझ गए। तो इसी के द्वारा आपका जो है ना पासपोर्ट इंडेक्स हेनले के द्वारा जारी किया जाता है, और 2024 जारी किया, और भारत को कैवा स्थान रैंक मिला है, 80वां। और भारत जो है टोटल कहा जाता है 60-62, यानी 62 देश में हम लोग जो है बिना वीजा के जा सकते हैं, जान जाइए, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले हम लोग का स्थिति ठीक नहीं था, 83 में थे, उससे पहले और गड़बड़ था। इस बार थोड़ा सा आगे हुए, 80वें स्थान में हुए, और इस बार सुपर मतलब आप प्रथम स्थान पर 6 देश है, ठीक है। 6 देश में से सिंगापुर पहले आपका था, पिछले बार उसको रखिएगा। सिंगापुर जापान तो हमेशा रहता है, इस बार यूरोप का कुछ देश आया है, ठीक है, जैसे स्पेन आया है, फ्रांस आया है, जर्मनी आया है, बता देते हैं कौन कौन आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष 6 देश रहा है इस बार, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन और जापान, ठीक है। तो जापान और सिंगापुर तो आपको याद ही रहेगा, इस बार स्पेन, इटली और जर्मनी जोड़ लीजिएगा, फ्रांस को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये स्थिति है पूरे विश्व में 6 देश, ठीक है। पिछले बार जापान और सिंगापुर ही था, इस बार 4 देश और जुटा। क्या क्या कहिएगा, स्पेन जुटा है, इटली जुटा है, फ्रांस, जर्मनी। अब दूसरे नंबर में कौन है, तो दूसरे नंबर में कुछ देश है आपका, तो स्वीडन है, उधर से आपका फिनलैंड है, अमेरिका का भी दूसरे नंबर में माना जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान का रैंक 101 है, ठीक है, याद रखिएगा 101 है। और 80वां रैंक आपको ये भी पूछ सकता है, उज्बेकिस्तान का है। उज्बेकिस्तान आपको बता रहे हैं ना कल हम, उज्बेकिस्तान जो आपका मध्य एशिया में पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान का भी सर आपका 80वां ही रैंक मिला है, ठीक है, 80वां रैंक मिला है, ये याद रखना है। पाकिस्तान का 101 है, बहुत बुरा स्थिति है ये लोग का, ठीक है। हम लोग का तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अमेरिका का भी आपको हम बता ही दिए, तो छोटा मोटा जो भी थोड़ा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से पूछ लिया जाता है, किसी भी सरकार का एक तरह से माना जाता है कि उस सरकार का कितना ग्रिप है, उस सरकार का ये क्या बोलते हैं पुलिस प्रशासन, या जो आपका देश जो चल रहा है यहाँ पे कैसे लोग, कितना क्राइम जो क्रिमिनल लोग हैं वो रहता है, या शासन प्रशासन में है कि नहीं है, सारा चीज सटीकता है कि नहीं है, ये चीज में देखा जाता है, ठीक है।
तो इसको बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स समझ गए हैं, भारत 80वें पोजीशन में है, पिछले बार कितने से 83 थे, और इस बार 6 शीर्ष देश में है, तो 6 शीर्ष देश आप याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन हम आपको कर दिए। देखिए हम अपने जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम आपको कोई खास नहीं बताया, क्योंकि देखिए छोड़ छाड़ करके बताने से ना क्या होता है ना, आदमी थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। हम बता नहीं पाए ऐसे ऐसे, किसी दिन हम स्वामी विवेकानंद पर अच्छा से हम क्लास लेंगे और इसके बारे में बताएंगे। अब आइए कातिल यक्षगान, ये देखिए कातिल यक्षगान मेला का संबंध किस राज्य से, देखिए ये हो गया ना अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक का जो है हाई कोर्ट है, वहां पे ये केस दिया हुआ था और इस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, क्या लगा दिया था, बैन, किसको नहीं कर सकते। ये क्या है ना, यक्षगान परंपरा है, एक तरह से आपका उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, शो किया जाता है और रात को किया जाता है, रात को किया जाता है और इसमें साउंड वाउंड चलता है। ठीक है, जैसे साउंड वाउंड नहीं चलता है, ज्यादा सुनता है, तो इस पर रोक लगा दिया था कि इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते हैं। फिर इसको कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा इसको हरी झंडी दे दिया, मतलब कि नहीं आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग चर्चा में आ गया, चर्चा में आ गया, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कातिल यक्षगान मेला का संबंध किससे, यक्षगान का ही है। मेला होता है एक तरह से आपका शो होता है रात को खुले में। ठीक है ना, जैसे महाभारत है, रामायण पर है, इसी पर आपका शो किया जाता है। मेरे पास है इसका फोटो, आपको हम दिखाते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी यूथ, आपको तो यूथ वाला हम दिखाए नहीं थे, नहीं ना दिखाए थे, भूल जाते हैं ना पढ़ाने के दौरान तक। ठीक है, ये इसी तरह से होता है और इसी पे बैंड लगा दिया था और इसको अभी फिलहाल बोला है कि नहीं आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समझ जाइए। तो चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे यक्षगान देखिए, कंबाला, एगो कंबाला बैलगाड़ी दौड़ होता है ना, आप लोग तो जानते ही हैं, उसके बारे में बताए थे, कंबाला होता है। ठीक है, जैसे जल्लीकट्टू होता है ना, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, तो उसी तरह से कंबाला होता है, बैलगाड़ी दौड़ भी होता है आपका, वहां पे क्या बोलते हैं, ये भैंसा दौड़ होता है कंबाला। ठीक है, इसको भैंसा दौड़ होता है। बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। तो उसी तरह से कातिल यक्षगान भी एक मेला है। ठीक है, इसी तरह से आपका किया जाता है, कहाँ पे, कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक को थोड़ा सा जानेगा। देखिए यहाँ पे आपका कुछ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को थोड़ा सा समझ लीजिए। नेशनल पार्क में जैसे अंसी है, ठीक है, बेनर घट्टा है, ठीक है, बनेर घट्टा, बहुत बार पूछता है बनेर घट्टा। ठीक है, अंसी नागरहोल है, नागरहोल नेशनल पार्क का नाम चेंज करके आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो क्या कहिएगा, थावरचंद गहलोत है, थावरचंद गहलोत है यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, सिद्धारमैया है। ठीक है, सिद्धारमैया को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, सिद्धारमैया है, ये सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, हाल फिलहाल में वहाँ पे इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में आपका किसका, कांग्रेस का सरकार है। क्या कहिएगा, कांग्रेस का सरकार है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज आपको याद रखना है, नागरहोल है, अंसी है, बनेरघट्टा है, ये सब नेशनल पार्क है। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल तो बता ही दिए। और यक्षगान, देखिए यक्षगान फाइनली जो है ना कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, और उसी का एक आपका है कातिल यक्षगान, जिसमें साउंड शो किया जाता है, उसी पे आपको बैंड लगा दिया था। तो इसको आपका फिर से देखिए, ये सब चीज आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं, भूल जाते हैं पढ़ाने के दौरान, हम सब चीज दिखाना भूल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये क्या है इसको जानिए। अच्छा, इसको तो बोल ही दिए, फिर से एक बार सुन लीजिए भैया। देखिए हम तो क्या बताएं आपको, ठीक है, थोड़ा सा हमारा जिससे लगाव हो जाता है तो हम उसके तरफ थोड़ा सा ज्यादा ही रुक जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है, आप लोग अब जो पसंद नहीं करते होइएगा तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मगर एक बार जरूर पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को एक बार जरूर समझिए। ठीक है, उसको एक बार समझ जाइएगा ना, तो फिर आप भी मेरे हिसाब से फैन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी कितने तारीख को, 13 जनवरी।